हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तफजील खान, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम दयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का तीसरा क्लास पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, यानी जब भी हम लोग कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स को हमें ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो वैसे ही आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है सेपरेट बिजनेस एंटिटी। ठीक है सर, ये सेपरेट बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या है? तो सेपरेट बिजनेस एंटिटी का मतलब ये होता है कि यानी कोई भी फर्म है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी कंपनी है, तो उसका जो ओनर होगा उसकी आइडेंटिटी एक अलग मानी जाएगी, क्लियर, और बिजनेस की आइडेंटिटी एक अलग होगी। यानी अगर हम एग्जांपल लें तो रिलायंस एक अलग आइडेंटिटी है और मुकेश अंबानी विल बी सेपरेट एंटिटी। तो कंपनी अलग आइडेंटिटी हो गई और ओनर उसका अलग आइडेंटिटी हो गया। और इसी तरीके से अगर आप लोग अकाउंटिंग करेंगे तो मुकेश अंबानी अपना इनकम वगैरह, इनकम एक्सपेंसेस अलग दिखाएंगे और रिलायंस अपने एक्सपेंसेस एंड इनकम अलग दिखाएंगे। टैक्स की नज़र में भी अंबानीज विल बी अ सेपरेट एंटिटी और रिलायंस विल बी अ सेपरेट एंटिटी। वो अपना टैक्स अलग जमा करेंगी और जो कंपनी होगी और जो इंडिविजुअल होगा, यानी जो भी कंपनी का ओनर है या पार्टनर है या जो भी शेयर होल्डर्स हैं, वो सब एक अलग उनकी आइडेंटिटी होती है, वो अपना अलग टैक्स वगैरह जमा करते हैं। तो सेपरेट एंटिटी यानी सेपरेट बिजनेस एंटिटी का कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस यानी कंपनी जो होगी या ऑर्गेनाइजेशन होगी उसकी एक आइडेंटिटी ही अलग होगी और ओनर की आइडेंटिटी अलग मानी जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट जो कंसेप्ट है अकाउंटिंग का वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब क्या है? पहले भी हम लोगों ने बताया था, अकाउंटिंग के पहले क्लास में भी डिस्कस किया था कि ऑल द ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी जो ट्रांजैक्शंस पैसे के हिसाब से आप नाप तौल कर पाओ। यानी अगर आपने कोई फर्नीचर खरीदा तो वो कितने का पड़ा, आप उसको नाप पाओ। ठीक है, तो जो भी तमाम ट्रांजैक्शंस जो आप मेजर कर सकते हो कि कितने की एक्चुअल वैल्यू उनकी क्या अमाउंट में आ रही है, वही आप रिकॉग्नाइज करते हो अकाउंटिंग में। जैसे फर्नीचर 5,000 का लिया तो 5,000 का फर्नीचर लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया। 10,000 का फर्नीचर बेचा तो उसको रिकॉर्ड कर लिया। अगर आपने मशीनरी कोई खरीदी है तो मशीनरी कितने लाख की जैसे पड़ी आपको, तो उसका क्योंकि वो मेजर हो पा रहा है ना मनी में, तो उसको आप रिकॉर्ड करोगे। अब सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म उसमें स्ट्राइक हो जाती है और स्ट्राइक की वजह से एक दिन ऑफिस बंद रहा या आपकी फैक्ट्री बंद रही, तो वो ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड नहीं करने बैठोगे। यानी दो एम्प्लॉयज के झगड़े की वजह से हो सकता है कुछ हुआ हो, या जो लीडर होते हैं फैक्ट्री वगैरह में उनकी वजह से कोई इश्यू आया, स्ट्राइक हो गया, लॉकडाउन हो गया, इसकी वजह से जो बिजनेस पे असर आएगा वो आप अकाउंटिंग में मेजर नहीं करते हो। नो डाउट उससे लॉस होता है, बट यू आर अनेबल टू मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मनी, तो आप उसको लिखते नहीं हो। तो तमाम ट्रांजैक्शन जो मनी के फॉर्म में आप मेजर कर सकते हैं वो आप अकाउंटिंग में कंसिडर करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। आप सबने सुना होगा कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आजकल फॉलो होता है, तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमें उसी की तरफ गाइड करता है। क्लियर? कि भाई कहने का मतलब यह है कि बुक कीपिंग में क्या था, बुक कीपिंग में हम लोग सिमिलर एक बस वो था हमारा कि हम सिंपल तरीके से एक ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन कर लिया और नोट डाउन करने के बाद उसमें और कोई मतलब नया नेचर का कुछ मतलब सिस्टमैटिक वे नहीं थी उसकी। अब क्या होता है डुअल एस्पेक्ट में, क्या है कि आपका जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके असर माना जाता है कि दो जगह पड़ेंगे। ठीक, तो अगर जितने अमाउंट से आप डेबिट कर रहे हो ट्रांजैक्शन को, उतने से ही आप क्रेडिट कर रहे होगे, या जितने से क्रेडिट कर रहे हो उतने से कोई ना कोई चीज उस पर डेबिट हो रही होगी, उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई चीज डेबिट हो रही होगी और इक्वल अमाउंट की। क्लियर? तो यानी the term double entry bookkeeping has come into vogue because for every transaction two entries are made. According to this system, the total amount debited always equals the total amount credited. जितने अमाउंट से आप ट्रांजैक्शन को डेबिट करोगे उसी हिसाब से यानी सेम अमाउंट से आप कोई ना कोई अकाउंट को क्रेडिट भी करोगे। ये एक सिस्टमैटिक वे ऑफ अकाउंटिंग है, डबल एंट्री सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं। यानी सपोज अगर हम एक एग्जांपल लें तो अगर हम ये कहें कि हमने सैलरी अपने एम्प्लॉयज को दी, तो इसमें क्या हो रहा है, एक एम्प्लॉयज के खाते में पैसा जाएगा, ठीक, यानी एक हमारी लायबिलिटी थी, एक्सपेंस था वो हुआ,
और साथ ही साथ एक दूसरा असर जो पड़ेगा, हमारे पास जो एसेट था वो कम हो गया। क्लियर? तो उधर आपकी एक लायबिलिटी भी कम हो गई और एक एसेट भी कम हो गई। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमने फर्नीचर खरीदा, ठीक। अब फर्नीचर खरीदने का मतलब जब हम फर्नीचर खरीद के लाएंगे तो मेरे पास एक एसेट बढ़ जाएगा, यानी एक हमारे पास संपत्ति बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? वो है फर्नीचर। लेकिन जितने का फर्नीचर हम खरीद के लाएंगे उतना मेरे पास से कैश चला जाएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि हर ट्रांजैक्शन में दो चीजें छुपी हुई हैं, वो ट्रांजैक्शन दो असर डाल रहा है, तो अलग अलग जगह दो दो असर पड़ेंगे। यही इसी को बोलते हैं डबल यानी डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का डबल असर डाल रहा होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। एक ये भी कंसेप्ट है, बहुत यूजुअली पूछा गया है, यानी 11th 12th में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, और आगे जब आप जब आप बीबीए या एमबीए में जाएंगे तो ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बहुत यूजुअली वैसे भी बोला जाता है कंपनी के टर्म्स में। जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे भी गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट आता है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बेसिकली है क्या कि अकाउंटिंग ये अज्यूम करके चलती है कि बिजनेस चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। कहने का मतलब कि कोई ये मान के नहीं चलेगा कि बिजनेस सिर्फ हम 2 साल के लिए कर रहे हैं या 1 साल के लिए कर रहे हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ये बिजनेस हम करते रहेंगे, कंटिन्यू रहेगा। क्लियर? यानी एम्प्लॉयज आएंगे जाएंगे, सेल हो रही है, परचेज हो रही है, ये सब हमारा काम चलता रहेगा हमेशा। ठीक? तो अब जैसे हम एग्जांपल लें कि एक डेटर है। डेटर वो बंदा होता है जिसको मैं सामान उधार बेचा है और वो भी हमको पेमेंट करेगा। ठीक है? तो डेटर वो बंदा है जिससे अभी हमको पैसे लेने बाकी हैं। तो अगर हमने किसी को उधार सामान बेचा, मान लीजिए 20 लाख रुपए का उधार सामान आपने बेच दिया, अब क्या है, उसने कहा कि मैं आपको 12 महीने के बाद या 13 महीने या 15 महीने के बाद आपको पेमेंट करूंगा। ठीक? तो हम उसको लिख लेते हैं कि हाँ ये बंदा है और इससे हमको पैसे अभी लेना बाकी हैं 20 लाख रुपए फला फला डेट को। तो उसको हम एज एन एसेट लिख लेते हैं, एज एन एसेट, यानी वो मेरी संपत्ति बनी नहीं है, बनेगा। यानी वो बंदा अभी हमको पैसे देगा 20 लाख रुपए, तो मेरे पास 20 लाख रुपया आ जाएगा। तो उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं एज ए एसेट। ये कंसेप्ट जो है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, उसी के बेसिस पे हम रिकॉर्ड कर पाते हैं कि हाँ वो मेरी संपत्ति होगा। अगर हम यही ना माने कि हाँ मेरा बिजनेस लंबा चलेगा ही नहीं, तो हम कहेंगे डूबा। अगर हम यही मान के चले कि बिजनेस मेरा सिर्फ 5-6 महीने का है या 1 साल का है, तो हम क्या कहेंगे? तब तो गड़बड़ है, आप उसको एज ए एसेट नहीं दिखा पाओगे। क्लियर? तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किए, ये इसी के आधार पे मेरी पूरी अकाउंटिंग डिपेंड करती है, मतलब इन्हीं पे पूरा बेस बना हुआ है अकाउंटिंग का। ठीक? नेक्स्ट इज, अगला जो कंसेप्ट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब ये चीज क्या होती है? जैसे हमने पहले भी बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, 1 साल की अकाउंटिंग को दूसरे साल से कंपेयर करते हैं। तो होगा क्या, हम कंपैरिजन तभी कर पाएंगे जब अपने पूरे जो बिजनेस जो हम रन कर रहे हैं स्टार्टिंग टू एंड, उसको हम अकाउंटिंग पीरियड्स में बांट दें। कहने का मतलब क्या है कि हमने जरूरी नहीं कि हम 12 महीने के यानी 1 साल का लें, आप 15 महीने का ले सकते हैं। ठीक है? आप 6 महीने के हिसाब से अकाउंटिंग कर सकते हैं, हर 6-6 महीने की। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम क्लासिफाई कर देते हैं अपनी वर्किंग को, यानी हम 6-6 महीने के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते जाएंगे और उसके बाद उसके बेसिस पे हम कंपैरिजन करेंगे कि हाँ भाई, जैसे बहुत सी कंपनीज है वो क्वार्टरली अपनी जो है अकाउंटिंग करते हैं। क्वार्टरली का मतलब हर 3-3 महीने पे वो बाकायदा बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके बाद कंपैरिजन करेंगे। तो उससे क्या होता है कि वो कंपैरिजन इजीली हो जाएगा कि हाँ मैंने इन 3 महीने में कितना प्रॉफिट कमाया, कुछ ग्रोथ हो रही कि नहीं हो रही है, या आपको जल्दी पता लग जाता है कि क्या क्या डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स अकर हो रहे हैं, यानी क्या क्या चीजें हैं जो आपको लॉस दे सकती हैं या दे रही हैं, या आपको प्रॉफिट को बढ़ाने में रुकावट डाल रही हैं। तो हर कंपनी अपने हिसाब से उसको डिसाइड करती है कि अकाउंटिंग पीरियड कितना रखा जाए, 1 साल की अकाउंटिंग करेंगे, 15 महीने की करेंगे। जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यूजुअली अगर आप देखिए तो 12 महीने ही लेती हैं, लेकिन अगर छोटी छोटी फंक्शनिंग है और बहुत से लोग कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए अपने हिसाब से उसको 3 महीने का भी कर लेती हैं। तो यानी कंपनी पे डिपेंड करता है कि उनको 3 महीने का करना है, अकाउंटिंग पीरियड बनाना है, या 1 साल का या 15 महीने का। क्लियर? उसके बाद आता है कॉस्ट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट से काफी मिलता जुलता है। इसमें क्या है, जितने का सामान हम एक्चुअल में पड़ता है हमको, उसी को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि हमको फर्नीचर एक्चुअल में पड़ा, अब सपोज फर्नीचर था 20,000 रुपए का, बट कहीं दूर से आपने लिया। क्लियर?
अब कहीं दूर से आपने लिया तो उसने ट्रांसपोर्टेशन या कन्वेंस के उसको भाड़ा ले लिया, आपके घर तक पहुंचाने के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाने के लिए उसने भाड़ा ले लिया कम से कम 800 रुपए या 1000 रुपए। तो क्या अभी आप कहेंगे कि हमने फर्नीचर 20,000 रुपए का लिया? नहीं। तो अगर आप ये चीज करेंगे तो वहां पे अगर मान लिया 1000 का कन्वेंस या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस था, आपने उसको नहीं दिखाया, तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, आपका 1000 का लॉस आखिर में कहीं ना कहीं दिखाई देगा। फिर आपको दिक्कत होती है, आप ढूंढते हो कि ये खर्चा हुआ क्या एक्चुअल में। ठीक, तो जितना का एक्चुअल में आपका सामान पड़ता है आप वहां पे उतने को ही नोट डाउन करोगे। मान लो कोई टेक्निकल चीज है, कोई मशीनरी वगैरह है, आपने कहीं बाहर से खरीदी, तो मान लो 1 लाख की वो मशीन है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन 10,000 रुपए का पड़ गया और उसके बाद इंस्टॉलेशन 10,000 रुपए का पड़ गया। ठीक, तो इंस्टॉलेशन के चार्जेस प्लस मशीन की एक्चुअल कॉस्ट प्लस आपकी ट्रांसपोर्टेशन तीनों मिला के यानी 1,20,000 से आप रिकॉर्ड करते हो किसको? उस मशीनरी को, कि हाँ हमको वो मशीनरी 1,20,000 रुपए की पड़ी। तो कॉस्ट कंसेप्ट यही कहता है कि एक्चुअल आपको उस एसेट को अक्वायर करने में जो कॉस्ट लगी उस पर आप उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो। यानी मशीनरी परचेज वो अमाउंट 1 लाख ना लिख करके 1,20,000 आपको लिखना होगा। क्लियर? ये होता है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट। फिर अगला कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट भी हमारा जो है, जैसे हमने डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पढ़ा था उससे मिलता जुलता काफी है, कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग एक जैसे अकाउंटिंग पीरियड का कंसेप्ट था और हमारा दूसरा कंसेप्ट था आपका ये जो मैचिंग कंसेप्ट है, ये काफी हद तक आपको हेल्प करेगा उससे रिलेट करने में। यानी हम क्या करते हैं, जब एक साल का दूसरे साल से कंपेयर करते हैं तो वहां पे क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग बट वी आर मैचिंग द रेवेन्यूज, मैचिंग द एक्सपेंडिचर्स। कि हाँ हम देख रहे होते हैं, मैचिंग कंसेप्ट का कहने का मतलब बस ये होता है कि एक बैलेंस शीट बनी, दूसरे साल की बैलेंस शीट बनी, अब हमने उसका कंपैरिजन शुरू कर दिया। हाँ कि पिछली बार मेरे एसेट्स इतने थे, इसमें अगर गिरावट हुई तो इतनी हुई, चलो ठीक है ये एक लॉस हो गया। उसके बाद पिछली बार सैलरी इतनी देते थे, इस बार इतनी दे रहे, तो यानी ये कुछ इंक्रीमेंट हुआ है ना। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कोई रेंट है ना, रेंट पहले आप मान लीजिए 20,000 देते थे, अब आपका रेंट कुछ एग्रीमेंट मॉडिफाई हुआ, अब आपका रेंट जो है 25 हो रहा है। तो अब इस तरीके से कंपैरिजन कर करके ही, मैच कर करके चीजों को ही अपने रिजल्ट निकालते हो कि क्या चेंजेस आए प्रीवियस ईयर से अब तक। क्लियर? अगला कंसेप्ट जो है, जो 8th कंसेप्ट है हमारा, दैट इज अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट क्या करता है, इट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन रिसिप्ट ऑफ कैश एंड द राइट टू रिसीव इट। कहने का मतलब क्या है, रिसिप्ट ऑफ कैश का मतलब क्या है कि द कैश यू आर एक्चुअली रिसीविंग ऑन टाइम। यानी किसी ने कोई नगद ट्रांजैक्शन जैसे आपने किया, आपने फर्नीचर नगद बेचा आपके पास, या आपने मशीनरी नगद बेची, तो आपके पास फौरन का फौरन कैश आ गया, ये हो गया रिसिप्ट ऑफ कैश। अक्रूवल का मतलब क्या है, सपोज आपने किसी जानने वाले को उधार बेच दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने उधार बेचा तो आप उस ट्रांजैक्शन को तो लिख लोगे ना, कि आपने जो है 20,000 का सामान उधार बेचा, आपने वो ट्रांजैक्शन लिख लिया। क्लियर? अब आपके पास राइट आ गया, कि उस बंदे से पैसा आप ले सकते हो क्योंकि आपने उसको उधार सामान बेचा है। तो अक्रूवल का मतलब यही होता है कि आपके पास राइट आ जाना पैसा लेने का। क्लियर? यानी अभी उसने पेमेंट नहीं किया, आपके पास रिसिप्ट ऑफ कैश नहीं हुआ, बट कैश इज अक्रूड नाउ। यानी अक्रूड नाउ के मतलब, अक्रूवल का मतलब कि अब आपके पास राइट आ गया उससे पैसे लेने का। तो अक्रूवल कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपके पास राइट आए पैसा रिसीव करने का, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लो ट्रांजैक्शन को, और अगर लायबिलिटी पे करने का भी आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया तो भी आप उसको रिकॉर्ड कर लो। यानी पैसा अभी गया नहीं है, लेकिन आपके ऊपर जहां ऑब्लिगेशन आया तो लिख लीजिए, और अगर आपके पास पैसा नहीं आया लेकिन आपको रिसीव करने की राइट आ गई तो उसको आप रिकॉर्ड कर लेंगे। क्लियर? तो ये होता है हमारा अक्रूवल कंसेप्ट। देन इज रियलाइजेशन कंसेप्ट। ठीक, तो रियलाइजेशन कंसेप्ट अक्रूवल कंसेप्ट के बाद ही यूजुअली लिखा जाता है। रियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हाँ आपने उधार सामान बेच दिया था ना, अब जब वो रियलाइज होगा तो उसकी एंट्री आप फिर से करोगे। ठीक, जो आपने उधार सामान बेच दिया या उधार सामान खरीद लिया, खरीदने वाले का पेमेंट करेंगे तो उस ट्रांजैक्शन को फिर से रिकॉर्ड करेंगे, और उधार सामान जो बेचा था उसका पेमेंट जब आगे डिस डेट में रिसीव होगा, तो जब भी आपको रिसीव होगा तब आप उस ट्रांजैक्शन को फिर रिकॉर्ड करेंगे कि हाँ हमको इतना पैसा मिल गया। क्लियर? तो ये थे हमारे आज अकाउंटिंग के 9 कंसेप्ट्स। ठीक है,
बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, पहले यूनिट का बहुत प्रोमिनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा ये। कभी कभी क्या होता है शॉर्ट नोट में 2 से 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं किसी कंसेप्ट के बारे में कि व्हाट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, या पूछ लिया कि व्हाट इज मैचिंग कंसेप्ट, या दोनों में डिफरेंस क्या है, इस तरीके का। और कभी कभी क्या आता है लॉन्ग में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि साफ साफ पूछा जाएगा कि व्हाट आर द अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, तो उसमें आपको फिर सारे लिखने पड़ते हैं। क्लियर? तो आज हम लोग सिर्फ कंसेप्ट पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में वी विल बी स्टडिंग अबाउट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कुछ कन्वेंशंस हैं अकाउंटिंग के, ठीक है, उनको पढ़ने के बाद फिर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज पे आएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप आज के क्लास में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, थैंक यू बेटा, थैंक यू स्टूडेंट्स।